नमस्कार दोस्तों, क्लियर विजन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं करंट अफेयर्स के नए क्वेश्चन लेके आई हूँ जिन्हें हम अभी डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, मैंने कल के क्वेश्चन ऑफ द डे में आपसे पूछा था कि हाल ही में किस राज्य में केमिकल गैस के रिसाव के कारण 8 लोगों की मौत हो गई है और 5,000 लोग जो हैं वो उससे पीड़ित हो गए हैं। कई लोगों ने कमेंट में सही आंसर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, जिसे वाइजैक भी बोलते हैं, विशाखापट्टनम में एक केमिकल प्लांट से 7 मई को जो है केमिकल गैस लीक हुई थी। दोस्तों बता दूं, ये जो गैस थी इसका नाम था स्टाइरीन। ये गैस जो है लीक हुई थी प्लांट से, और उसके चलते जो है आसपास के दायरे में जितने भी घर या गांव, जितने भी छोटे मोटे जो है कस्बे आते हैं, उनमें ये गैस घुस गई है और लोगों को बेचैनी व सांस लेने में तकलीफ हुई है इस गैस के चलते, जिसके चलते उन्हें उल्टियां भी आई हैं और कई कई लोग जो है वो खड़े खड़े ही बेहोश होकर गिरते नजर आए हैं। कई लोग रोडों में ही गिर गए हैं, रोड के किनारे लोग जो है पड़े मिले। कईयों को वेंटिलेटर पे भी रखना पड़ा और कई लोगों की जो है मौत भी हो गई है। दोस्तों, ये जो प्लांट है, ये केमिकल प्लांट है जो एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का है, जो कि 1961 में बना था। यह प्लांट हिंदुस्तान पॉलीमर्स का था, जिसे 1997 में जो है दक्षिण कोरियाई कंपनी है एलजी, इसने जो है इसका अधिग्रहण कर लिया था। दोस्तों बता दूं, स्टायरीन जो गैस है ये एक तरीके की हाइड्रोकार्बन है। इसका उपयोग जो है पॉलीस्टीरीन, प्लास्टिक, फाइबर, रबर, सिंथेटिक मार्बल, लेटेक्स, इनका निर्माण करने के लिए किया जाता है। और ये जो गैस है इसका रंग हल्का पीला ज्वलनशील लिक्विड द्रव होता है, और इसकी जो स्मेल होती है वो थोड़ी मीठी मीठी सी स्मेल होती है। ये जो है इसे पीवीसी गैस भी जो है कहा जाता है दोस्तों। तो इसके चलते जो है ये जो गैस है इसके संपर्क में आने पर इंसानों पर जो है बहुत गहरा असर पड़ता है। उनके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस पे असर पड़ता है। और अगर स्टायरीन की जो भाप अगर हवा में मिल जाती है तो ये नाक और गले में बहुत ज्यादा जलन पैदा करती है, जिससे खांसी और लोगों को सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। दोस्तों बता दूं, ये जो केमिकल प्लांट था ये लॉकडाउन की वजह से बंद था, पर इसे दोबारा शुरू करने की तैयारी की जा रही थी। आमतौर पर यहाँ पे लगभग 250 से भी ज्यादा जो है लोग काम करते हैं, लेकिन हादसे के वक्त यहाँ पे कुछ ही लोग जो है वो मौजूद थे। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन देखते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है 6 मई, 7 मई, 8 मई या फिर 9 मई। दोस्तों आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है और मैं कल के वीडियो में जो है इसके आंसर आपको बताऊंगी। चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 7 मई 2020 को रविंद्रनाथ टैगोर जयंती के रूप में मनाया गया। इनके द्वारा किन देशों के राष्ट्रगान की रचना की गई थी? तो दोस्तों बता दूं, रविंद्रनाथ टैगोर जी की हाल ही में 159वीं जयंती जो है मनाई गई है। इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 में इनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों इन्होंने 8 साल की उम्र में ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। वह 16 साल की उम्र से जो है इनका पहला संग्रह भी प्रकाशित किया गया था। इनकी रचनाओं को 2 राष्ट्रों ने राष्ट्रगान के रूप में चुना है, एक है भारत, दूसरा है बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए व बी दोनों। भारत में जो है जनगण मन, जो हमारा जो राष्ट्रगान है जनगण मन, और जो बांग्लादेश में जो राष्ट्रगान है वो है अमर सोनार बांग्ला। ये दोनों जो है ये इनकी ही रचना है रविंद्रनाथ टैगोर की। और दोस्तों बता दो, श्रीलंका का जो राष्ट्रगान है वो भी इनकी ही रचनाओं से प्रेरित है, पर इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। दोस्तों बता दूं, रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं इन्हें 1913 में साहित्य पुरस्कार भी मिला था, यानी कि नोबेल साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, और ये पहले गैर यूरोपीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने किस पूर्व मुख्यमंत्री के आवास को स्मारक में बदलने के लिए अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू की है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जयललिता। जी हाँ दोस्तों, जयललिता जो है वो AIADMK पार्टी की जो है ये महासचिव रही थी 1989 से। इनका जो आवास स्थल है वेद नियलम जिसका नाम है, इस पे हाल ही ने तमिलनाडु सरकार ने औपचारिक रूप से जो है इस पर अधिग्रहण करके जो है इसे स्मारक बनाने के लिए काम शुरू कर दिया है। दोस्तों बता दूं, जो ये महासचिव थी इनके लिए 50 करोड़ का एक फीनिक्स थीम वाला स्मारक भी पहले से ही बन रहा है, जहां 5 दिसंबर 2016 जो जिस दिन इनका निधन हुआ था, 5 दिसंबर 2016 को उनके निधन के बाद जिस स्थान पर रखा गया था वहां पर भी एक स्मारक बन रहा है। दोस्तों जयललिता को जो है इनके समर्थकों के द्वारा अम्मा के रूप में पहचान मिली थी और ये अपने अंतिम दिनों तक 30 साल तक जो है अपने इसी आवास में रही है जिसका नाम है वेद नियलम निलयम सॉरी वेद निलयम जो है इनका आवास का नाम है। दोस्तों बता दूं इनका जन्म जो है 1948 में हुआ था और ये तमिलनाडु की 6 बार जो है ये सीएम रह चुकी हैं तमिलनाडु की। और इन्होंने फिल्मों में भी काम किया था दोस्तों, 1961 से लेकर 1980 तक इन्होंने फिल्मों में काम किया और उसके बाद जो है ये राजनीति में आई। 1991 से लेकर 2016 तक जो है ये तमिलनाडु की सीएम रह चुकी हैं। दोस्तों बता दूं AIADMK का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रा खजागम। ये जो है ये एक द्रविडियन पार्टी है जिसको जो है जयललिता जो है जिसकी महासचिव रह चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किस राज्य के निजी स्कूलों में लॉकडाउन अवधि के दौरान फीस में 50% तक की कमी करने का निर्णय लिया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मिजोरम। जी हाँ, मिजोरम के जितने भी निजी स्कूल हैं यानी कि प्राइवेट स्कूल हैं उन्होंने लॉकडाउन के चलते सभी जो छात्र हैं उनकी फीस में 50% जो है कम करने का फैसला कर दिया है। और इन्होंने ये भी कहा है कि यदि किसी स्कूल ने जो है अप्रैल की फीस ले ली है पूरी फीस, तो उन्हें जो है मई की फीस जो है वो उनके द्वारा नहीं ली जाएगी। स्टूडेंट मई की फीस नहीं जमा कराएंगे अगर उन्होंने अप्रैल की फीस जमा करा दी है। तो बता दूं दोस्तों मिजोरम की जो कैपिटल है वो है आइजोल। और दोस्तों जो यहाँ के सीएम हैं उनका नाम है जोरामथंगा। जोरामथंगा जो है वो यहाँ के सीएम हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है PS श्रीधरन पिल्लई। ये इनके गवर्नर यानी कि राज्यपाल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किस राज्य सरकार ने स्मार्टफोन के लिए अनुदान के रूप में महाविद्यालय या विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष में आने वाले युवाओं को 5,000 रुपए प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल scholarship.gov.in लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों त्रिपुरा। त्रिपुरा के जो सीएम हैं इनका नाम है बिप्लब कुमार देव। इन्होंने जो है हाल ही में scholarship.gov.in नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है जिसके तहत विश्वविद्यालयों या कॉलेजेस में पढ़ने वाले फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं उन्हें 5,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे जो कि उनके स्मार्टफोन खरीदने के लिए होंगे। वो स्मार्टफोन लेने के लिए उन्हें 5,000 रुपए दिए जाएंगे। ये जो योजना है इसका नाम है मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना। इस योजना के तहत जो है त्रिपुरा सरकार ने हर एक फाइनल ईयर के स्टूडेंट को जो है 5,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे और ये इनकी जो संख्या है लगभग 14,608 जो टोटल स्टूडेंट हैं इनको ये 5,000 रुपए सरकार प्रोवाइड करेगी। सरकार का जो लक्ष्य है इस योजना को चलाने का वो ये है ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो डिजिटल हो जाएं और फ्यूचर में इंटरनेट प्लेटफॉर्म का यूज करके वो एम्प्लॉयमेंट पाए यानी कि नौकरी
तलाशने में वो मदद करेगा, क्योंकि इंटरनेट जो है वो आजकल सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। दोस्तों बता दूं, त्रिपुरा की जो कैपिटल है वो है अगरतला। अगरतला जो है वो त्रिपुरा की कैपिटल है। सीएम मैंने आपको बता दिया, बिप्लब कुमार देव, और जो यहाँ के गवर्नर हैं उनका नाम है रमेश बाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किसने महानिदेशक श्रम ब्यूरो के रूप में पदभार संभाला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डीपीएस नेगी जो हैं ये इंडियन इकोनॉमी सर्विसेज 1985 बैच के ऑफिसर हैं, जिन्होंने हाल ही में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। दोस्तों इसके अलावा जो है डीपीएस नेगी ने मंत्रालय के वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार के रूप में भी कार्यकाल संभाला है। दोस्तों बता दूं, श्रम ब्यूरो जो होता है, श्रम ब्यूरो ये श्रमिकों, रोजगार और खुदरा मुद्रा स्थिति से संबंधित डेटा को कलेक्ट करके उसको एनालाइज भी करता है, उसका एनालिसिस भी करता है और ये रिपोर्ट तैयार करता है। दोस्तों डीपीएस नेगी जो है ये पहले एमएसएमई के वित्तीय सलाहकार भी रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने किस संस्थान के साथ कोविड-19 के उपचार के लिए सस्ते वेंटिलेटर के विकास के लिए हाथ मिलाया है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने कोविड-19 के उपचार के लिए सस्ते वेंटिलेटर बनाने के लिए जो है भारत डायनेमिक लिमिटेड के साथ हाथ मिलाया है। आईआईटी कानपुर के एक स्टार्टअप ने प्रोफेसर अमिताभ बंदोपाध्याय के नेतृत्व में एक टीम तैयार की, जो गंभीर रूप से बीमार जो रोगी हैं उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम यानी कि सस्ता और स्वदेशी वेंटिलेटर जो है वो डिजाइन किया गया है इनके द्वारा, और उसे अभी हाल ही में विकसित किया गया है। ये जो वेंटिलेटर है ये रोगी को सहायता प्रदान करने के अलावा इसके डिजाइन में वायरस के संपर्क से जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उन्हें भी सुरक्षित रखने की भी विशेषताएं हैं। तो ये जो वेंटिलेटर है ये स्वदेशी यानी कि हमारे देश में बना है और बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, जो कि नॉर्मल वेंटिलेटर जो है बहुत महंगे आते हैं और आजकल वेंटिलेटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके चलते ये आविष्कार बहुत ही अच्छा माना जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व एथलेटिक्स दिवस 2020 कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 7 मई को। जी हाँ दोस्तों, 7 मई को जो है विश्व एथलेटिक दिवस मनाया गया है। ये जो एथलेटिक दिवस है इसकी तारीख जो है वो हर साल बदलती रहती है, क्योंकि दोस्तों इसे जो है आईएएएफ के द्वारा जो है इसे हर साल इसकी जो तारीख है वो निर्धारित की जाती है। तो ये जो एथलेटिक्स डे है ये ज्यादातर जो है ये मई के महीने में ही मनाया जाता है। दोस्तों बता दूं, आईएएएफ है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मोनाको देश में है और इसका जो स्थापना हुई थी वो 1912 में की गई थी इसकी स्थापना। और इसके जो अध्यक्ष हैं बता दूं दोस्तों, इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं सेबेस्टियन कोए। जी हाँ, सेबेस्टियन कोए जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। एथलेटिक्स दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, सबसे पहले जो है ये 1996 में मनाया गया था और इसको बनाने का उद्देश्य जो है वो लोगों को खेलों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और युवाओं को खेलों के महत्व में शिक्षित करना है। स्कूलों और संस्थानों में प्राथमिक खेल के रूप में एथलेटिक्स को बढ़ावा देना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है और युवाओं के बीच खेल को लोकप्रिय बनाने और युवाओं को खेल को और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक बड़ी जो है कड़ी स्थापित करना जो है इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में कश्मीर में नियंत्रण रेखा के साथ कुपवाड़ा जिले में हमले की जिम्मेदारी किस आतंकवादी समूह ने ली है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, द रेजिस्टेंट फ्रंट। जी हाँ दोस्तों, TRF जो है इस संगठन ने हाल ही में जो हमला हुआ था कुपवाड़ा जिले में और नियंत्रण रेखा के पास 5 अप्रैल को, जिसमें कि लगभग हमारे 5 जवान जो है वो मारे गए थे,
उन हमलों की जो है इसने जिम्मेदारी ली है। दोस्तों बता दूं, टीआरएफ जो है ये कश्मीर में एक नया आतंकी समूह है। ये एक नाम है जिसमें विभिन्न आतंकी समूह शामिल है, जैसे कि इसमें लश्कर ए तैयबा शामिल है, जैश ए मोहम्मद शामिल है, अल बदर शामिल है और हिजबुल मुजाहिदीन भी इसमें शामिल है। तो ये सबको मिलाकर जो है ये द रेजिस्टेंट फ्रंट जो है ये एक संगठन बनाया गया है। दोस्तों इस आतंकी समूह को जो है पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा है। टीआरएफ जो है ये कश्मीर क्षेत्र में तब आया था जब भारत सरकार ने जो है 370 धारा को जो है हटा दिया गया था वहां से। बता दूं दोस्तों, 2019 अक्टूबर में ग्रेनेड की जो पहला ग्रेनेड हमला हुआ था उसकी जिम्मेदारी भी जो है टीआरएफ ने ली थी। और हाल ही में जो है मार्च में 2020 में कश्मीर पुलिस ने लगभग 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने भी खुद को टीआरएफ का हिस्सा बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के लिए भारत के सद्भावना दूत कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिया मिर्जा। जी हाँ दोस्तों, दिया मिर्जा जो है इन्हें हाल ही में भारत का सद्भावना दूत बनाया गया है। पहले से बनाया गया था पर इन्हें जो है इनका जो कार्यकाल है उसे 2022 के लिए जो है वो आगे विस्तारित कर दिया गया है। दोस्तों ये जो संयुक्त राष्ट्र का स्थिरता विकास लक्ष्य की भी ये जो है अभिवक्ता है। सद्भावना राजदूत तो वो व्यक्ति होता है जो वैश्विक मुद्दे का समर्थन करता है। जो यूएन है यानी कि संयुक्त राष्ट्र है, ये अपने मिशन जैसे कि यूएनईपी, डब्ल्यूएचओ, यूएनएफपी और यूनेस्को और यूनिसेफ, ईमो आदि बहुत सारे इसके जो है मिशन चलते रहते हैं। उनमें जो है सद्भावना नियुक्त को जो है नियुक्त किया जाता है, सद्भावना दूत को। जो यूनिसेफ है दोस्तों, यूनिसेफ उसमें अब तक सबसे अधिक सद्भावना दूत हैं, यानी कि लगभग 300 के समथिंग जो है यूनिसेफ में सद्भावना दूत हैं। सद्भावना दूत जो होते हैं उन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं गुडविल एम्बेसडर। और ये जो है ये लोगों को जागरूकता पैदा करते हैं और जो है ये संयुक्त राष्ट्र है ये उनके लिए भी धन जुटाने में मदद करते हैं। दोस्तों ये जो सद्भावना दूत होते हैं इनको कोई भी भुगतान या कोई भी सैलरी या पेमेंट नहीं दिया जाता है। इन्हें प्रतीकात्मक रूप से सिर्फ $1 जो है वो प्रतिवर्ष इन्हें प्रदान किया जाता है, पर इन्हें कोई भी जो है सैलरी नहीं दी जाती है। इनके आने जाने का जो भी व्यय होता है वो संयुक्त राष्ट्र वहन करता है, पर इन्हें सैलरी के नाम पे कुछ नहीं मिलता है। ये एक लोगों के को जागरूक करने के लिए जो है ये दूत बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में भारतीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस देश के साथ कोकिंग कोल समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों रूस के ऊर्जा मंत्री के साथ मिलकर हमारे भारतीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है एक बैठक की है। दोस्तों उन रूस के जो ऊर्जा मंत्री हैं उनका नाम है एलेक्जेंडर नोवाक। इनके साथ जो है हमारे श्री धर्मेंद्र प्रधान जी जो पेट्रोलियम मंत्री हैं इन्होंने बैठक की है। इसमें चल रही परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई व कोकिंग कोल जो है इस पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की भी बातचीत हुई है। दोस्तों बता दूं, जो कोकिंग कोल होता है ये अच्छी क्वालिटी का कोक बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर इसमें बिटुमिनस जो कोल है वो प्रोड्यूस होता है। बता दूं, बिटुमिनस कोल की ही एक क्लासिफिकेशन है, कोल की ही एक प्रजाति है। कोल जो है उसकी 4 क्लासिफिकेशन है। एक होता है पीट, एक होता है लिग्नाइट, फिर आता है बिटुमिनस और उसके बाद लास्ट आता है एंथ्रासाइट। ये 4 तरीके के कोल पाए जाते हैं। पीट में सबसे ज़्यादा ऐश प्रोड्यूस होती है और ये सबसे लो क्वालिटी का कोयला होता है। उसके बाद लिग्नाइट आता है, फिर बिटुमिनस और एंथ्रासाइट जो है ये सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। इसमें राख भी कम बनती है और इसमें कोक
कोल जो है वो सबसे ज्यादा उत्पन्न किया जाता है। तो जो कोकिंग कोल है उससे बिटुमिनस कोक बनाया जाता है। दोस्तों भारत में जो है 2030 से लेकर 31 तक लगभग 180 मिलियन टन जो है कोकिंग कोल की आवश्यकता होगी। और ये जो कोकिंग कोल है इसका उपयोग इस्पात उद्योग को पूरा करने के लिए किया जाता है। भारत में कोकिंग कोल का भंडार अभी फिलहाल 27.9 बिलियन टन है। तो भारत चाहेगा कि अपनी जो भी नीड है वो इसी कोयले से, अपने स्वदेशी जो कोयले से ही पूरी करे अपनी मांगों को। और राष्ट्रीय इस्पात नीति का भी लक्ष्य यही है कि 2030 तक जो इस्पात उत्पादन है उसमें ज्यादा से ज्यादा लगभग 300 मिलियन टन की जो है वृद्धि की जाए। और जो कोकिंग कोल है इसकी 35% मांगों को जो है स्वदेशी रूप से पूरा किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चीन ने एक स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन संचालित करने और अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने के लिए कौन सा रॉकेट लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉन्ग मार्च 5B। जी हाँ दोस्तों, चीन ने हाल ही में लॉन्ग मार्च 5B नाम का एक जो है रॉकेट अंतरिक्ष में भेजने के लिए लॉन्च किया है। इसके साथ ही एक डीप स्पेस स्पेसक्राफ्ट भी लॉन्च किया है। दोस्तों चीन ने इसे वेन चांग, ये वहां का प्रक्षेपण है जहां से इसे लॉन्च किया है, जो कि हेनन द्वीप में स्थित है। दोस्तों ये जो रॉकेट है ये बहुत ही विशाल है और इसकी तुलना जो है नासा के ओरियन कैप्सूल से भी की जा रही है। भविष्य में ये जो रॉकेट है 2022 तक चीन के जितने भी अंतरिक्ष यात्री हैं उन्हें अंतरिक्ष स्टेशन ले जाने में चीन की मदद करेगा। और दोस्तों बता दूं, चीन का जो अंतरिक्ष स्टेशन है उसका नाम है तियांग गोंग। तियांगोंग जो है ये चीन के अंतरिक्ष स्टेशन का नाम है। दोस्तों यूएसए जो है ये विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसने मनुष्य को चांद पर भेजा है। चीन भी अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में पहुंचा चुका है और 2019 में चांद के कई भागों में इसने रोवर को सफलतापूर्वक उतारा भी है। 2020 में चीन जो है वो रोवर को मंगल पे भी उतारने के लिए तैयार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सीमा संगठन सड़क संगठन यानी कि BRO का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 7 मई। क्योंकि दोस्तों सीमा सड़क संगठन जो है इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 में। तो हाल ही में इन्होंने अपनी 60वीं वर्षगांठ जो है वो मनाई है। दोस्तों BRO जो है ये भारत के सीमा वाले क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क का निर्माण तथा मैनेजमेंट करने के लिए ये संगठन बनाया गया है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। दोस्तों सीमा सड़क संगठन जो है ये सीमा क्षेत्रों में ऑपरेशन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और उनका जो है मैनेजमेंट करने के लिए बनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले राज्यों के लिए ये सामाजिक व आर्थिक विकास में भी योगदान देता है। दोस्तों BRO के जो डायरेक्टर जनरल हैं अभी फिलहाल में उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। वो अब जो है सीमा सड़क संगठन के डायरेक्टर जनरल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो योजना के लिए किस NIT का चयन किया गया है? तो इसका सही आंसर है NIT त्रिची, ऑप्शन ए। NIT त्रिची के साथ 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो हैं उनका भी चयन किया गया है। इन सबको जो है प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो योजना के तहत चुना गया है। दोस्तों 2018-19 के बजट में घोषित इस योजना के तहत प्रत्येक संस्थान को लगभग 20 जो है वो PMRF यानी कि प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो मिलेंगे। यानी कि व्यक्ति जो है 20 व्यक्ति इस इंस्टीट्यूट को जो है प्रदान किए जाएंगे, जिन्हें पहले और दूसरे साल तक 70,000 रुपये प्रति माह का जो है प्राप्त होंगे। उसके बाद थर्ड ईयर में जो है इन्हें लगभग 75,000 रुपये प्राप्त होंगे प्रति माह और चौथे और पांचवें ईयर में जो है इन्हें लगभग 80,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रत्येक फेलो को जो है 5 साल की अवधि के लिए प्रति वर्ष जो है 2 लाख रुपए जो है वो उन्हें अनुसंधान अनुदान प्रदान करने के लिए दिए जाएंगे।
मतलब उन्हें रिसर्च करने के लिए जो है सरकार द्वारा 2-2 लाख रुपए प्रति रिसर्च फेलो को, यानी कि 20 रिसर्च फेलो हैं, इन सबको हर साल जो है 2-2 लाख रुपए रिसर्च डेवलपमेंट के लिए भी दिए जाएंगे। और ये जो 20 रिसर्च फेलो होंगे, इनका चयन जो है एक कठोर प्रक्रिया के तहत होगा, जिसमें कुछ एग्जाम और कुछ इंटरव्यू कराए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस देश के कोयल पक्षी मध्य प्रदेश के पर्यावरण का आनंद लेने के लिए 5000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मंगोलिया। मंगोलिया के कोयल जो है वो हाल ही में मध्य प्रदेश के पर्यावरण का आनंद लेने के लिए रुके हैं। ये अफ्रीकी देश केनिया से केवल 5 दिनों में जो है इन्होंने 5000 किलोमीटर का जो है उड़ान भरी है, और ये उसके बाद अब मध्य प्रदेश में रुके हैं। दोस्तों, मंगोलिया कोयल परियोजना के तहत उत्तरी मंगोलिया के खोरक बोर्ड बैडिंग सेंटर में सर्दियों के दौरान उनके प्रवास मार्गों और उनका जो निवास स्थान है उसका अध्ययन करने के लिए जो है कोयलों में, जो ये कोयल हैं, इनमें 5 कोयलों में जो है ट्रांसमीटर लगा दिए गए हैं, जिनके चलते इनकी जो भी एक्टिविटीज होती हैं, इनकी जो भी लोकेशन है, उन्हें ये ट्रेस करते हैं, जिससे इनका अध्ययन करने में मदद मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में एन सेफ सुर्खियों में है, यह क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रीयूजेबल फेस मास्क। दोस्तों, हाल ही में आईआईटी दिल्ली का एक स्टार्टअप है जिसका नाम है नैनो सेफ सॉल्यूशंस। इन्होंने हाल ही में जो है एन सेफ नाम का एक रीयूजेबल फेस मास्क लॉन्च किया है। दोस्तों, इसे 50 बार धो के जो है यूज किया जा सकेगा। मतलब बार बार हमें अपने मास्क को चेंज नहीं करना पड़ेगा, बार बार किसी मास्क की भी मार्केट में बहुत ज्यादा कमी आ रही है, तो इसके चलते इन्होंने एक रीयूजेबल फेस मास्क बनाया है, जिसे आप जब भी बाहर जाएं यूज करने के बाद आप घर में आके इसे धो सकते हैं और उसके बाद आप इसे दोबारा यूज कर सकते हैं। ये मास्क जो है ये 99.2% बैक्टीरिया निष्पादन प्रदान करता है। ये पहला फैब्रिक बेस्ड मास्क है जो कि रोगाणुरोधी भी है और धोने योग्य भी है। तो और ये जो है ये ASTM मानकों का भी अनुपालन करता है। दोस्तों, ASTM का मतलब होता है अमेरिका सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल, जो कि सामग्री, सेवाओं और उत्पादों के लिए मानकों को विकसित करता है। तो ये जो है ये 1898 में फाउंड हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेंसिल्वेनिया में है। दोस्तों, ये जो मास्क है इसमें 3 लेयर हैं, जिसमें जो सबसे आंतरिक जो लेयर है वो हाइड्रोक्लोरिक परत की होती है, जिसमें कि नमी और पसीने को सोखने की क्षमता होती है, जिसके चलते जैसे ही पसीना आता है तो ये जो परत है, अंदर वाली जो परत है, वो पसीने को सोख लेती है और आराम प्रदान करती है। तो ये जो मास्क है इसको पहनने वाले को सांस लेने में भी कोई तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो हवा का वेंटिलेशन है वो बहुत प्रॉपर है। तो इसलिए जो है ये मास्क बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चंस यहीं ख़त्म होते हैं। आपको अगर PDF चाहिए इन क्वेश्चंस की, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लियर विजन जयपुर के नाम से, जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स की भी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। तो कल फिर मुलाकात होगी नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप घर बैठे तैयारी करते रहिए दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।